हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है विनिंग इंग्लिश चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए फर्स्ट पोएम, जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो एंड पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। ये अमेरिका के थे एंड ही वॉज वेरी फेमसली नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। ठीक है, गांव के लाइफ को ये अपनी कविता में दिखाया करते थे, उसको डिपिक्ट किया करते थे। और ये 20th सेंचुरी के पोएट थे और बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स हैं उसको इन्होंने अपने पोएम का सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, आज भी ऐसे ही एक सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं जिसमें कि कई बार प्री कंसीव्ड नोशन से हम प्रेजुडिस्ड होते हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी लाइफ को चलाते हैं, लेकिन वो कैसे अचानक से चेंज हो जाता है, इस बात को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाया है। और यहाँ हम ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से नेचर की जो हीलिंग कैपेसिटी है, जिस वजह से नेचर को कहा जाता है कि इट इज़ द बेस्ट हीलर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, नेचर इज़ इटसेल्फ अ डॉक्टर, ये सारे बात जो कहा गया है ना, ये कई सारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे कहा गया है कि नेचर के इस पावर को हम कई बार अपने लाइफ में इतने उलझ जाते हैं कि उस पावर को इग्नोर करने लगते हैं। और अचानक से ये कैसे इनके लाइफ में आया है और किस तरह से ये उनके लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, ये हम लोग इस पोएम में देखते हैं। ठीक है, पोएम तो बहुत छोटा है, 2 स्टैंजा का ही है। ठीक है, पोएम के जो स्टैंजा है वो 4-4 लाइन की है। आपको पता होगा कि पैराग्राफ और स्टैंजा में डिफरेंस क्या है। तो जब भी प्रोज का एक टुकड़ा होता है जहाँ पे एक तरह के ओपिनियन लिखे हुए हों तो वो पैराग्राफ कहलाता है, और यहाँ पे ये स्टैंजा है पोएम का। आप देख लीजिए, 4 लाइन एक साथ और नीचे का 4 लाइन एक साथ। ठीक है, तो ये पोएम सिर्फ 2 स्टैंजा का ही है। पोएट लिखते हैं द वे अ क्रो। क्रो मीन्स आप सबको पता है कौवा। अब ये क्रो का जिक्र पोएट कर रहे हैं, जो एक ऐसा बर्ड है जिसको कि ज़्यादातर ग्लूमी इन्वायरमेंट के लिए सिंबल माना जाता है। मतलब उदासी का, दुख का, परेशानी का सिंबल क्रो को पोएट्री में माना गया है। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। शुक डाउन, सुक इज पास्ट टेंस ऑफ शेक, SHAKE। ठीक है, जिसका मतलब हिलना। तो उस कौवा के हिलने से सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। आप इस लाइन को पढ़ के कुछ समझ रहे होंगे कि कैसे ये क्रो एंड स्नो मैच कर रहे हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन, एंड मी और ट्री, इसका प्रोनाउंसिएशन मैच हो रहा है। ठीक है, तो पोएम में इसी चीज़ को राइम स्कीम कहा जाता है। फर्स्ट लाइन को हम लोग कहते हैं राइम स्कीम। ये जो है इसको कहते हैं ए, और नेक्स्ट जो है चूँकि उससे मिल नहीं रहा है, क्रो से मी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो हो जाएगा बी। और उसके बाद जो है ये हो जाएगा क्रो और स्नो फिर से मैच कर रहा है, तो इसको फिर से ए लिखेंगे। और ये ट्री मिल रहा है मी से, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसलिए ये फिर से बी हो जाएगा। ओके, तो आप ये देखते हैं कि किस तरह से ए बी राइम स्कीम है फर्स्ट स्टैंजा का। इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब ये हेमलॉक ट्री जो है वो एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखने वाला ट्री है। ठीक है, जैसा क्रिसमस ट्री होता है उसी तरह से वो दिखता तो है, बट इट इज़ अ पॉइजनस ट्री। आपके बुक में भी इसका मीनिंग है अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, तो हेमलॉक ट्री को भी सैडनेस का सिंबल मानते हैं। अब ये दो दो ग्लूमी चीज़ यहाँ कर क्या रहे हैं भाई, क्रो भी है और हेमलॉक ट्री भी है, और दोनों ही नेचर के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्रो भी और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेचर के ऑब्जेक्ट हैं, और ये दोनों इस बात के सिंबल हैं कि वहाँ कोई उदासी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है। ठीक है, आगे पोएट कहते हैं कि वो जो हिला, कौन हिला, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। क्रो के हिलने से, क्रो का कोई मूवमेंट हुआ उस हेमलॉक ट्री पे,
वो मूवमेंट उड़ने का भी हो सकता है, या फ्लाइट के बाद आके वहाँ पे रेस्ट करने का भी हो सकता है, या किसी तरह से फ्लाइट की तैयारी भी हो सकती है। किसी भी तरह का मूवमेंट है, मतलब बर्ड का वहाँ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो ट्री जो है वो पूरे बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है। विंटर सीजन में जब स्नो फॉलिंग होती है, तो जिस एरिया में स्नो फॉलिंग होती है सारे पेड़ जो है वो ढक जाते हैं और वो वाइट दिखने लगते हैं। ठीक है। तो विंटर सीज़न ऐसे ही बहुत ग्लूमी होता है, क्योंकि इतनी ठंड होती है कि लोगों की नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो बंद हो जाया करती है, और किसी तरह से वो अपने आप को सिर्फ हेल्दी रखने पे सेंटर्ड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि विंटर का सीज़न है, स्नोफॉल हुआ है, पेड़ पूरा ढका हुआ है, और वहाँ पे एक क्रो है। तो क्रो स्नो के डस्ट को गिरा रहा है कहाँ? शुक ऑन मी, पोएट के ऊपर। मतलब पेड़ जो स्नो से ढका हुआ है उसके पास क्रो है, और क्रो के मूवमेंट से जब पोएट वहाँ से गुजर रहे हैं तो उनके ऊपर स्नो का डस्ट आता है। डस्ट क्यों बोला गया? कि इतना इतना लिटिल पार्टिकल है वो, कि उसको सॉलिड नहीं कह सकते हैं कि पीस ऑफ स्नो। ठीक है। वो धूल की तरह है, इसलिए डस्ट ऑफ स्नो, दैट इज़ पाउडर ऑफ स्नो ना, इसलिए इसको यहाँ पे पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो कहा है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. अब फिर से यहाँ प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि हार्ट एंड पार्ट इज मैचिंग। सो एबव वी हैड सीन दैट इज ए बी, देन आफ्टर ए बी इट इज़ नॉट मैचिंग विथ अपर एनी लाइन ना। ये हार्ट का प्रोनाउंसिएशन ऊपर के चारों में से किसी से नहीं मिल रहा है। चारों मतलब अब दो हम लोग को पता चल गया कि ए बी भी है, तो ना ए वाले से मिल रहा है ना बी से मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं सी। दिस विल बी सी। और अ चेंज ऑफ मूड, अब ये ए बी सी किसी से नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फिर से हो जाएगा डी। और एंड सेव्ड सम पार्ट, ये हार्ट से मिल रहा है इसलिए ये हो जाएगा सी। और ऑफ अ डे आई हैड रीड, ये किससे मिल रहा है? मूड से, तो ये फिर से हो जाएगा डी। तो सी डी सी डी। देन वी हैव सीन दैट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी डी। ओके। तो अब पोएट कह रहे हैं कि जो हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो गिरा मेरे ऊपर, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे मन को क्या दिया है? अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड बदल गया। अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड बदल गया। मूड मतलब हमारी मानसिक स्थिति। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, पोएट कहते हैं कि उस मूड के बदलने से जो अच्छा इफेक्ट हुआ वो ये कि दिन का कुछ पार्ट बच गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, कुछ पार्ट बच गया। क्यों? ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, किस चीज़ का पार्ट बचा? दिन का बचा, जिसका कुछ हिस्सा रिग्रेट में बीत गया था। पोएट कहते हैं हेल्ड इन रिग्रेट। जब दिन खराब जाता है तो हम बहुत सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो पोएट के साथ वही स्थिति थी कि पोएट दिन को लेकर के बहुत परेशान थे, उनका मूड बहुत ख़राब था, और उस ख़राब मूड में अचानक से कुछ ऐसा होता है कि डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है हेमलॉक ट्री से, एक क्रो के मूवमेंट की वजह से, और उनका मूड चेंज हो जाता है, और चेंज होने की वजह से वो अपने दिन को बचा पाते हैं। मतलब अभी तक जो टाइम उनका नेगेटिवली पास हो रहा था, उस दिन का जो पहले का समय नेगेटिवली पास हो रहा था, वो अब क्रिएटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए पोएट कहते हैं कि सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। ठीक है। तो अब इस पोएम में हेमलॉक ट्री, क्रो और मूड का चेंज होना, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है कि किस तरह से नेचर जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी टीचर है। सबसे बड़ा लेसन हम नेचर से ले सकते हैं, बट व्हेन वी इग्नोर नेचर देन वी आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। अब ये प्री कंसेप्ट नोशन है कि हेमलॉक ट्री भी बुरा है, क्रो भी बुरा है,
उसके बावजूद भी इन बुरे चीज़ों से, जो कि बुरे चीज़ के सिंबल है, कहीं भी खुशहाली वाले पोयम में ना तो क्रो की चर्चा होती है, ना ही हेमलॉक ट्री की चर्चा होती है। वहाँ पे मैपल, ओक, इस तरह के अच्छे ट्रीज की चर्चा होती है। बर्ड्स में भी आप देखेंगे कि नाइटिंगेल की चर्चा होती है, स्वैलो की चर्चा होती है, तो अच्छे बर्ड्स की चर्चा होती है। और क्रो को ग्लूम का सिंबल मानते हैं कि ये बुरा है। अब उस सिंबल से प्री कंसीप्ट नोशन तो है कि ठीक है, बुरा माना जाता है, सोसाइटी में ऐसा बिलीफ है, लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ये बुरा मानी जाने वाली चीज़ भी कहीं पे कुछ अच्छा कर सकती है। और ये पोएट के साथ हुआ। जो पोएट अभी तक दुख और निराशा में डूबे हुए थे, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरता है और उस गिरने के लिए सोर्स कौन बनता है, तो क्रो और हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो वो बुरी मानने वाली चीज़ जो है वो इनके लिए सोर्स बन के आती है और डायरेक्ट टच में इनके पास डस्ट ऑफ स्नो आता है, जिसके वजह से इनका मूड चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेचर को कहते हैं बेस्ट हीलर। वो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि नेचर ही, ये घर से बाहर निकले और नेचर को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किए, इसलिए इनका मूड चेंज हुआ और इनका बचा हुआ दिन अब पॉजिटिव हो जाएगा। काफ़ी समय तो ये रीड करते हुए बिता चुके हैं, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम कई बार सिर्फ कुछ कुछ बिलीव्स के वजह से अपनी लाइफ को उसी ढर्रे पे चलाते जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे इस तरह के बिलीफ को शैटर करना चाहते हैं कि हमें प्री कंसीव्ड नहीं होना चाहिए, इस तरह के नोशंस को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। नेचर का सब कुछ एक गिफ्ट है और इससे जो भी इंस्पिरेशन हमको मिल सकता है वो लेना चाहिए और लाइफ को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहिए। अब बात होती है कि भाई पोएम है तो एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा। तो राइम स्कीम तो हम लोग देख लिए, इसके बाद क्या जानना है कि इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो लिटरेरी डिवाइस जो है वो एक ऐसी टेक्निक है। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है कि ऐसा टेक्निक जो कि स्पेशल इफ़ेक्ट क्रिएट करे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पोएट ने काफ़ी कुछ इस छोटे से 8 लाइंस में ही काफ़ी कुछ एग्जिबिट किया है, काफ़ी कुछ डिपिक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यानी स्पेशल इफ़ेक्ट पोएट इसमें ऐड कर पाए हैं। ठीक है, अब उस स्पेशल इफ़ेक्ट को लाने के लिए पोएट ने कौन कौन से डिवाइस का यूज़ किया है, वो तो टेक्निक हो गया, लेकिन उस टेक्निक में कौन कौन सा टूल आया, उस चीज़ को लिटरेरी टर्म्स कहते हैं, लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। तो अभी हम लोग उसको जानेंगे कि इस पोएम में पोएट ने क्या क्या यूज़ किया है। ठीक है, तो अब शुरू के स्टैंजा में देख लें कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये लाइन जो है लास्ट तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, लाइन कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि ना कोई कॉमा है ना कोई फुल स्टॉप है और सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूड है ब्रेकिंग के बाद भी। ठीक है ना, द वे अ क्रो, यहाँ तो ब्रेक हो गया, अब दूसरा लाइन स्टार्ट हो रहा है, सुक डाउन ऑन मी, द फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो, फिर ब्रेक हुआ, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और यहाँ भी फुल स्टॉप नहीं है। तो इस तरह के लाइंस को, पोएम के लाइंस जबकि वो कंप्लीट ना हो, लाइन बढ़ता चला जाए और वो अपने मीनिंग के लिए और आगे बिना ब्रेक के आगे बढ़ते चले जाते हैं, दिस डिवाइस इज नोन एज इंजैबमेंट। व्हाट इज इट? इंजैबमेंट। ओके, so in English you must know the continuation of a sentence without a pause beyond the end of a line or couplet or stanza. ठीक है, or in another way we can say the continuation of a sentence or clause across a line ब्रेक विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और लाइन आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंजैबमेंट। ये लिटरेरी डिवाइस पहला हुआ। स्पेलिंग है ENJAMBMENT। ओके, दूसरा हम देखते हैं कि पोएट यहाँ पे कह रहे हैं शुक डाउन ऑन मी। इस लाइन में आप देखिए कि एक वावेल बार बार रिपीट हो रहा है,
ओ। इस तरह के भावेल के रिपीटेशन को एसोनेंस कहा जाता है एंड स्पेलिंग इज ASSONANCE. ओके, so when two or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sound, they are known as assonance. ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है सुक डाउन ऑन मी. यहाँ हम देख रहे हैं कि ओ वावेल का बार बार यूज़ किया गया है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एसोनेंस. नेक्स्ट जो है आप देखिए कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस कहाँ यूज़ हुआ है? अब आप देख लीजिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है. डे आई हैड रीड. डे आई हैड रीड. इस लाइन में डी कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हुआ है. डी बार बार यूज़ किया गया है. इसको कॉन्सोनेंस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रिपीटेशन हुआ है वो कॉन्सोनेंट का हुआ है और इसका स्पेलिंग है CONSONANCE. ठीक है, so consonants refers to repetitive sounds produced by consonants within a sentence or phrase. Okay, so here in this poem we have seen that day I had read. There D is repeated. So that is consonants. Next literary device हम क्या देखते हैं? यूज हुआ है एलिट्रेशन. कहाँ पे? एलिट्रेशन का मतलब है कि सेम साउंड का रिपीटेशन वर्ड के बिगिनिंग में. वर्ड के बिगिनिंग में सेम साउंड जब रिपीट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन. ठीक है, अब एलिट्रेशन कहाँ पे यूज़ हुआ है आप बता सकते हैं? यहाँ देख लीजिए सेव्ड सम पार्ट है ना, एंड यहाँ हैज़ गिवन माई हार्ट. सो HH here in has and heart. यहाँ alliteration and saved some part. So saved and some S is there. The word has started with S, so their alliteration is used. Okay. Next thing that is very important and we should know, that is inversion. What is inversion? When a poet changes the word order, है ना, when the poet changes the structure of a sentence just to create the rhyme, that is known as inversion. तो यहाँ poet ने इसको use किया है. ये देखिए कि the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Okay, it is not written in the proper structure as it could be written in the prose. Has given my heart. From here, has given my heart. Okay, a change of mode. So this is style when it is used by the poets to create the rhymes, to match the rhymes, then it is known as inversion and the spelling is INVERSION. Okay, so these were the literary device which are used in this poem by the poet Robert Frost. ठीक है, अब एक बार फिर से इस पोएम के जिस्ट को देखते हैं कि पोएट ने यहाँ पे नेचर के हीलिंग पावर को शो किया है कि नेचर किस तरह से किसी के लिए मेडिसिन का काम करती है और किस तरह से बैड ओमेन या गुड ओमेन चीज़ नहीं होता है अगर हम खुद के माइंड से, क्योंकि ये दोनों तो बुरे चीज़ थे ना, क्रो भी और हेमलॉक ट्री भी दोनों तो बुरे चीज़ का सिंबल है. तो इसका जो रिजल्ट आना था, जो इफेक्ट आना था, उसको भी कुछ बुरा होना था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं. पोएट के साथ अच्छा हो गया कि इनका दिन बुरा बीत रहा था और जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो आया अचानक से पोएट का मूड चेंज हो गया, क्योंकि अभी तक किसी और सोच के वजह से इनका जो टाइम था वो अच्छे से नहीं बीत रहा था और इनका दिन पूरा रिग्रेट में बीत रहा था. सो ही हैज़ टोल्ड दैट आई हैड रीड इट ना. तो वहाँ पे रीड जो हो रहा था वो टाइम अब सेव हो गया है और जो बचा हुआ दिन है वो अच्छे से यूज़ हो पाएगा. ठीक है, आई होप चिल्ड्रन आपको ये पोएम अब अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.